हेलो फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक स्मार्ट सपोर्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आज मैं स्टार्ट करूंगा रेरा 2016। रेरा 2016 में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रेरा 2016 25 मार्च 2016 को पार्लियामेंट में पास हुआ था। कहाँ पे पास हुआ था? 25 मार्च 2016 को पार्लियामेंट में पास हुआ था। और सेक्शन 59 से लेकर सेक्शन 92 कब आए थे इन फोर्स में? ये आए थे 1 मई 2016 को। और इसके बाकी रिमेनिंग सेक्शन है वो कब आए थे दोस्तों? 1 मई 2017 को। अब जानते हैं कि हम रेरा बनाया क्यों गया है। अगर इस रेरा की बात करूँ तो ये बनाया गया है जो हमारे होम बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है, जो मैं अभी ये हाईलाइट करवा रहा हूँ ना, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट करने के लिए रेरा 2016 बनाया गया है। आपको पता है 2014 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउन है, उसको बूस्ट करने के लिए रेरा 2016 बनाया गया है। अगर और फीचर्स की बात करूं कि ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फ्रॉड्स को रिड्यूस करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और ये जो डिले होता था ना, जो फ्लैट खरीदते थे लोग बाग और देते कि तीन बोलते थे प्रमोटर्स की 3 साल में बन जाएगा और बनता था 6 साल में, तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ओके दोस्तों, होप सो आपको इस इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में बस यही है कि जो बायर्स हैं उनका हित यहाँ पर देखा गया है और उनको जस्टिस मिल सके और उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। अब आते हैं प्रोमिनेंट फीचर्स पे। क्या ये एक प्रोमिनेंट फीचर, ये समरी है इस चैप्टर्स की। अगर मैं बात करूँ, ये फीचर्स तो समरी है इस चैप्टर्स की। और पहले फीचर्स की बात करूँ मैं, क्या है प्रोमिनेंट पहला फीचर्स कि रेरा अप्लाइज टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रमोटर्स अलॉटीज एंड रियल एस्टेट एजेंट। मतलब जो रेरा है वो सब पे अप्लाई होता है, प्रमोटर्स पे अप्लाई होता है, अलॉटीज पे अप्लाई होता है, रियल एस्टेट एजेंट पे, मतलब जो रियल एस्टेट एजेंट जो बिचौलिए होते हैं, बिकवाते हैं जो दलाल, उनको उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। अब दूसरा प्रोमिनेंट फीचर्स है कि क्या ये एक्ट जो प्रोजेक्ट पहले से बन रहे थे इस एक्ट से उन पर भी अप्लाई होगा? जी हाँ। अगर उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उनके ऊपर भी एक्ट अप्लाई होगा। और जो इन फोर्स जो 2016 में आया, जैसे 2017 में कोई 2014 में स्टार्ट हुआ कोई प्रोजेक्ट, 2013 में स्टार्ट हुआ और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो 2014 में और 2013 में स्टार्ट हुए थे उनका भी, उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। क्या ये एक्ट कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई होता है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई होता है? तो आंसर है इसमें कि ये एक्ट दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है। क्या प्रमोटर्स ये मैंडेटरी है? हाँ, ये मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? कि इसके बिना जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहा है प्रमोटर्स, तो ना मार्केटिंग कर सकता, ना सेल्स कर सकता, ना कोई बुकिंग कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास। रिस्पेक्टिव अथॉरिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि हर स्टेट की अपनी एक अलग अथॉरिटी है। हर स्टेट की अपनी एक अलग अथॉरिटी है, वहाँ पे इसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा उस अपनी स्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। जैसे यूपी की है तो यूपी रेरा को देना पड़ेगा। ठीक है, जब उसने एप्लीकेशन दे देगा वो, तो उसके बाद इसका अगला है प्रोमिनेंट फीचर है रियल एस्टेट एजेंट डीलिंग विद द रजिस्ट्री प्रोजेक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी इन हिज स्टेट। मैंने बोला था ना अभी, देखो वही बता दिया। इन हिज स्टेट मतलब और यूनियन टेरिटरी, उसके अपने ही स्टेट में और अपने ही यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है वहाँ पे उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आत्मा फीचर्स इसका ये आता है कि जब तक वो बेच नहीं सकते, जब तक वो उसको प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, बियर्ड फ्रॉम द सीलिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही नाइन्थ को इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। एनी चेंज इन प्लान सबमिटेड बाय द बिल्डर वुड बी रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ 2/3 अलॉटीज और बायर्स इन द प्रोजेक्ट। अगर जैसे कि एक प्रोजेक्ट बनना है, उसको अगर अलॉटीज अलॉटीज की अप्रूवल चाहिए, अगर
बिल्डर्स को अगर कोई भी चेंज करना है ना प्रोजेक्ट में, टू थर्ड अलॉटीज की मतलब 66.667% अलॉटीज की और बायर्स की अप्रूवल चाहिए, तभी वो अपने प्रोजेक्ट को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है प्लान में। 10वां प्रोमिनेंट फीचर्स ये है कि बिल्डर्स वुड बी liable for rectify any structural defect brought in his notice within the 5 years from the date of possession of the by the allottees। इसका ये मतलब है कि जैसे मुझे पोजीशन मिल गया 2016 में, 2017 में मिल गया सपोज, तो उसके 5 साल तक, 5 साल के बाद मतलब 2022 तक अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, घटिया क्वालिटी का कोई माल लगा देता है, तो उसको वो घटिया क्वालिटी का माल सही करके उसको ही देना पड़ेगा, बिल्डर्स को ही देना होगा। अब बायर है वो अपना खर्चा नहीं करेगा। इस फीचर्स में ये बहुत ही बड़ा रिलीफ दे दिया गया है, क्योंकि बिल्डर्स बोलते कुछ थे और लगा कुछ देते, तो इससे घाटा किसका हो जाता था, बायर्स का घाटा होता था। अब इसमें एक एक्ट 11वें प्रोमिनेंट फीचर में ये बताया है कारपेट एरिया है उसके हिसाब से पैसे चार्ज होंगे। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कारपेट एरिया की, डोंट वरी। अब पहले प्रमोटर्स क्या करते थे कि जैसे कि एक प्रोजेक्ट का पैसा आया और उसको फिर उस पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे और दूसरे उसको डिले कर देते थे और उस प्रोजेक्ट से उस पैसे बना दूसरे प्रोजेक्ट में अपने पैसे बनाते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए रेरा 2016 ने बोला था ना मैंने, डिले रोकने के लिए आया है। तो उसमें ये प्रोविज़न बनाया गया कि 70% जितना भी अमाउंट रियलाइज़ होगा उस प्रोजेक्ट से, वो हमें कहाँ पे रखना होगा, शेड्यूल बैंक में रखना होगा। कहाँ पे रखना होगा, शेड्यूल बैंक में रखना होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट फीचर्स है। होप सो आप समझ गए होंगे इसको। अब 13 की बात करूँ मैं, अगर इन केस अ बायर हैज बीन डिसीव्ड इनटू परचेज थ्रू फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एडवर्टाइजमेंट द विल हैव टू रिटर्न द मनी टू द रिस्पेक्टिव बायर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और जैसे कोई प्रमोटर्स ने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दिया और उसको अपने प्रोजेक्ट में फंसा लिया, तो बायर्स के पास राइट है कि वो अपनी पैसे वापस ले सकता है अलोंग विद द इंटरेस्ट। अलोंग विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी मिलेगी उसको। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगी। प्रमोटर्स और रियल एस्टेट एजेंट अथॉरिटी हु डू नॉट हैव कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी और हैव अ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट। जो भी प्रमोटर्स, रियल एस्टेट एजेंट और अलॉटीज भी, और वो ऑर्डर, अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं मानेगा तो उनको पेनल्टी भी लगेगी और जेल भी जा सकते हैं। ये हमारा 14वां प्रोमिनेंट फीचर्स था। होप सो बच्चों आप सब आनंद ले रहे होंगे, ऐसे ही आनंद लेते रहें। 15वां प्रोमिनेंट फीचर ये है कि ऑल रेजिडेंट एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वेयर द लैंड इज ओवर 500 स्क्वायर मीटर। अब इसमें ये बताया गया है कि ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसको किस प्रोजेक्ट पे, क्या एक घर बना रहा है उस पर भी रियल रेरा लगेगा, बोलो नहीं। क्या कोई अपना कुछ छोटा सा मकान बना रहा है, छोटी सी दुकान बना रहा है, उस पर भी रेरा लगेगा, नहीं। रेरा फिर लगेगा किस पे, रेरा भैया उस चीज़ पर लगेगा जो 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगी, और जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट हैं वो किससे ज़्यादा होंगे, 8 से। नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 से ज़्यादा होंगे तो वहीं पर रेरा लगेगा। और अप्रूवल किस चीज़ के लिए चाहिए, हर फेस के लिए, हर फेस के लिए अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अलग फेस बना रहे हैं तो अलग अलग फेस के लिए अप्रूवल चाहिए भैया। अब 16वां 16 प्रोविनेंट फीचर पढ़ते हैं। जो हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट है 500 स्क्वायर मीटर की है, उसको बढ़ा भी सकती है, रिड्यूस कर सकती है। मे रिड्यूस द थ्रेशोल्ड लिमिट इफ़ ही थिंक फिट, ठीक है। ये उसको रिड्यूस कर दे, इनके पास पावर है। Ongoing project which do not receive completion certificate on the date of commencement of this act were required to seek registration within 3 months of the commencement। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं 2013 में बन रहे हैं, 2014 में बन रहे हैं, उनको उनको कम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर ये नहीं बताया था भाई साहब कब का रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको। भैया जब ये कमेंसमेंट हो गया, ये एक्ट कमेंसमेंट हो गया ना 2016 में, उसके 3 दिन 3 महीने के अंदर ही अंदर उन सारे प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करवा लेना था। और नहीं करवाया है तो पेनल्टी लगेगी भैया, ठीक है। 18 पढ़ते हैं हम, 18 फीचर्स। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मस्ट बी आइदर अप्रूव और रिजेक्टेड विद इन द पीरियड 30 फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, मैंने अपना सारा एप्लीकेशन रेरा अथॉरिटी को दिया, तो रेरा अथॉरिटी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, उस डेट की एप्लीकेशन के विद इन 30 डेज के अंदर या तो मेरे
एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी या अप्रूव करेगी। ऑन अगर वो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसमें 9th में प्रोविडेंट फीचर्स होता है, बताया गया कि जैसे मैंने अपना एप्लीकेशन दिया और वो सक्सेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे एक लॉगिन मिलेगी, एक आईडी मिलेगी। रेरा अथॉरिटी की एक साइट होती है, अपनी हर स्टेट की रेरा अथॉरिटी की साइट होती है, वहाँ पे मुझे एक लॉगिन और आईडी पासवर्ड मिलेगा, जहाँ पे मैं अपना एक पेज बनाऊंगा और वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करूँगा। ओके, यही इस 9 फीचर्स में दिया गया है। अब 20th फीचर में क्या दिया गया है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप इन फेस वुड रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर ईच फेस सेपरेटली। मैंने अभी ऊपर ही बताया था, हर फेस का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली रिक्वायर होगा। ठीक है, अब किस किस के ऊपर एग्जाम्शन नहीं है, मतलब कौन को किस किस के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, ये किस में परमानेंट फीचर्स में बताया गया है। ये बेटा समरी है, ये एक समरी है इस चैप्टर्स की, ये समझ लो, आप इनको पढ़ जाओगे तो पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। 21वां क्या है, 21वें की बात करूं मैं अगर, तो अगर प्रोजेक्ट अगर लेस देन 500 स्क्वायर मीटर से कम है, और अब 8 अपार्टमेंट, जैसे मैं एक घर बना रहा हूँ और 300 स्क्वायर मीटर के अंदर बना रहा हूँ, तो मेरे ऊपर रेरा नहीं लगेगा, मुझे कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, या चाहे मैं उनको कमर्शियल पर्पज़ के बना के बेच दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो रियल एस्टेट, अब 22वें में क्या बताया गया है, 22वें में ये बताया गया है प्रोविडेंट फीचर्स में, एवरी रियल एस्टेट एजेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी टू फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑन द बिहाफ ऑफ एनी प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग ऑफ द, जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी वो अपने कोई भी सेल कर सकता है, तभी वो सेल कर सकता है, तभी वो कमीशन कमा सकता है। समझ रहे हो मेरे दोस्तों? होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब 23 प्रोमिनेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं हम। फंक्शंस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट के, उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसका होगा मेंटेन एंड प्रिजर्व द प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी उसको सेल कर रहा है उसको हर चीज़ की जानकारी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं जाना है, मतलब धोखाधड़ी वाले चीज़ में नहीं जाना है, नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और पेनल्टी लगाएंगे, और इम्प्रिजनमेंट भी होगी, जेल भी जाएगा, पेनल्टी भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर फैसिलिटेट पोजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एज द अलॉटी इज एंटाइटल टू, उसको हर इन्फॉर्मेशन देनी है अलॉटी को, जो उस जिस चीज़ का अधिकार है, और भी जैसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो उसको देखने हैं। ये 23 में प्रोविडेंट फीचर में बताया गया है दोस्तों। अब 24वां प्रोविडेंट फीचर बताया गया है कि रियल एस्टेट एजेंट इज barred from the facilitating the sale or purchase of the project which is not registered with the authority, मतलब जो रियल एस्टेट एजेंट है वो उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट में डील नहीं करवाएगा, किसी को बिकवाएगा नहीं जो रियल एस्टेट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को उसमें डील नहीं करवाएगा। कौन? रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, अब 25वां प्रोमिनेंट फीचर्स हम पढ़ेंगे। 25वां प्रोमिनेंट फीचर्स ये है, promoters is required to create a web page on the website of the authority to render all the required information of the project for public viewing। जैसे कि अगर मैंने एप्लीकेशन दिया, वो सक्सेसफुली अप्रूव कर दिया, तो मुझे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड करने के बाद जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे उस वेब पेज पे क्रिएट, वहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट करके सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपने फ़ोटोज़ लगा देने होंगे, अपने प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कारपेट एरिया क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिससे कि जो पब्लिक है वो व्यू कर सके। अब 26 क्या है प्रोमिनेंट फीचर्स, promoters is required to mention the website address of the authority where all the details of the registration project have to be entered and include the registration number obtained from the authority in all the advertisement or prospectus where the details of the project are given। मतलब इसमें ये दिया गया है कि जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट करेगी प्रोमोटर्स, अपने जैसे ये फ्लैट ले लो, ये फ्लैट ले लो, और बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाएगी, तो वहाँ पे भी उस वेबसाइट का, जो हमने वेब पेज क्रिएट किया है, उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं 26 प्रोमिनेंट फीचर्स में। अब इसमें ये बताया गया है कि फिर वो दोबारा बताया गया है कि जो भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है 27वें में, उसके लिए 5 ईयर तक कौन जिम्मेदार होगा? प्रमोटर्स। कौन जिम्मेदार होगा? प्रमोटर्स। ठीक है, फिर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 28 प्रोमिनेंट फीचर्स को।
एप्लीकेशन और बुकिंग फीस कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट। मतलब जो हम एप्लीकेशन मनी लेते हैं वो कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट है और बिल्डिंग है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे मैंने फ्लैट खरीदना चाहता हूँ 50 लाख रुपए का, तो 5 लाख तक ही मैं बुकिंग फीस ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इसमें ये बताया गया है। 29 प्रोमिनेंट फीचर्स में क्या बताया गया है? प्रोविनेंट फीचर्स में ये बताया गया कि द अलॉटी सेल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट लाइक सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान। मतलब जो अलॉटी है, जो बायर है, जो घर खरीदना चाहता है, एक दुकान खरीदना चाहता है, वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब 30 प्रोमिनेंट फीचर्स में क्या बताया गया है दोस्तों? 30 प्रोमिनेंट फीचर्स में ये बताया गया है कि द अलॉटी सेल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑफ अमाउंट पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट सच रेट एस मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑल्सो कंपनसेशन इन द मैनर्स प्रोवाइडेड फ्रॉम द इन केस द फेल टू कंप्लाई और अनएबल टू गिव पोजीशन एज पर द एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीफ दे दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीफ दे दी गई है। किसको? बायर को, अलॉटी को दे दी गई है भाइयों। क्या दे दी गई है कि जैसे कि बायर है, प्रमोटर है, अपने प्रॉमिस को कंप्लाई नहीं कर पाता है और अनेबल टू फुलफिलमेंट नहीं कर सकता है, तो उसको पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा और उसको इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी बायर को। कितना बड़ा फायदा करवा दिया इसने बायर का। अब चीटिंग नहीं होगी यहाँ पे, बायर को उसको हक मिलेगा। अब 31 में क्या दिया गया था? अलॉटी सेल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द नेसेसरी पेमेंट ऑन टाइम एंड एट प्रॉपर प्लेस। जो अलॉटी है उसकी भी एक जिम्मेदारी दी गई कि भैया आप अपना टाइम से पेमेंट कर दो, बिल्कुल, जिससे कि ये प्रोजेक्ट डिले ना हो। ठीक है, ये बता दिया गया है इस चीज़ में। फिर 32वें प्रोविडेंट फीचर में बताया क्या गया है? एवरी अलॉटी सेल टेक फिजिकल पोजीशन विद इन 2 मंथ ऑफ द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू फॉर द सेड अपार्टमेंट। जो अलॉटी है उसकी ये ड्यूटी है कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना अथॉरिटी से, कंप्लीसन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके अंदर उसको पोजेसन ले लेना है। क्या ले लेना है? पोजेसन ले लेना है 2 मंथ के अंदर अंदर। 33 में बताया गया है कि द अलॉटी सेल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे इंटरेस्ट फॉर एनी डिले इन पेमेंट टुवर्ड्स एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई हिम। द अलॉटी सेल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे इंटरेस्ट। अगर उसने थोड़ा सा भी अपना ईएमआई में डिले की तो उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। यहाँ पे मतलब दोनों का ख्याल रखा गया है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ध्यान ध्यान रखा गया है और बायर का भी ध्यान रखा गया है। द ऑब्लिगेशन ऑफ द अलॉटी एंड द लाइबिलिटी towards interest may be reduced when mutually agreement to between promoters and such authorities। जो लाइबिलिटी है इंटरेस्ट की वो प्रमोटर्स और वो आपस में बेच के कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो अपने म्यूचुअल कंसर्न से कम कर सकते हैं। अब 35 प्रोमिनेंट फीचर्स देखते हैं। द अलॉटी सेल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन एसोसिएशन और सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी। ओके, इसमें ये दिया गया है जैसे कि सारे फ्लैट बिक गए, सब बन सारा प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद अलॉटी, सारे अलॉटीज मिलके एक क्या बनाते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसको चलाते हैं मिलके। ठीक है, इसमें यही दिया गया है। अब फिर 36 में बताया गया रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कंसिस्ट। अब इसमें जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, उसमें कौन कौन होगा? उसमें होगा एक चेयरपर्सन। क्या होगा? एक चेयरपर्सन, इसको हाईलाइट कर लो। नॉट लेस देन 2 होल टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट लेस देन 2 होल टाइम है, मतलब 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे। इज रिक्वायर्ड टू सेटअप बाय द प्रॉपर अथॉरिटी विद इन द पीरियड 1 ईयर। 1 साल के अंदर इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब बताया कौन कौन होगा। एक चेयरपर्सन होगा और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम से कम 2 होल टाइम मेंबर चाहिए। अब 37 में क्या बताया गया है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इफ डीम्ड फिट मेक अ सिंगल अथॉरिटी। इसमें ये बताया गया है कि जैसे हरियाणा है और पंजाब है, वो अपनी चंडीगढ़ में एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अथॉरिटी बना सकते हैं जो 2 स्टेट को संभालेंगी। म्यूचुअल कंसर्न से कोई भी 2 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी अपनी एक अथॉरिटी बना सकते हैं जो दोनों स्टेट के मैटर्स को संभालेंगी। ठीक है, 37 हो गया। आप होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ मैं 38 की। 38 में बताया गया है कि जो चेयरपर्सन है उसके पास पावर होंगी जनरल सुपरिटेंडेंस की एंड डायरेक्शन इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड
जैसे उसको डायरेक्शन दे सकता है अथॉरिटी अफेयर्स को, ठीक है? ये सब उसके पास पावर होंगी, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चेयरपर्सन के पास की पावर बताई गई है इसमें। अब 39 में ये बताया है कि एनी अग्रीव्ड पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट विद द अथॉरिटी। जैसे कोई अग्रीव्ड पर्सन है, जैसे कोई बायर है, तो वो अपनी कंप्लेंट फाइल कहाँ कर सकता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी में। किसके अगेंस्ट करा सकता है? प्रमोटर्स के अगेंस्ट करा सकता है, रियल एस्टेट एजेंट्स के अगेंस्ट करा सकता है, अलॉटिस के अगेंस्ट करा सकता है। ऐसा केस में भी जिसको धोखा मिला है, जिससे भी उसको धोखा मिला, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। होप सो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं स्टार्ट करता हूँ 40वां पढ़ना, 40 प्रोमिनेंट फीचर्स। The authority shall, in order to facilitate the growth and promotion of the healthy, transparent, efficient and the competitive real estate sector, to make recommendation to the appropriate government or the competitive, जो अथॉरिटी है वो ऐसी फैसिलिटी देगी, ऐसा माहौल बनाएगी जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ हो। ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है? ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 42 पढ़ते हैं। द अथॉरिटी ऑन अ कंप्लेंट और सुओ मोटो में कॉल अपॉन द एनी प्रमोटर ऑफ द रियल एस्टेट एंड द केस में भी एट एनी टाइम टू फर्निश रिटर्न सच इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन एज दिस रिक्वायर। अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या वो किसी कंप्लेंट पे या खुद अपने सुओ मोटो मतलब अपने आप ही खुद ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं, ये दिया गया है। 43 में दिया गया है एनी अथॉरिटी शुड डिस्पोज द क्वेश्चंस कंप्लेंट विद इन 60 डेज। मतलब उसको कोई कंप्लेंट मिली है, वो कितने दिन में रिजॉल्व करनी पड़ेगी? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। ओके, 60 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए भाई साहब पूरा। अब 44 पढ़ते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कैन सू मूड ऑन अ कंप्लीट कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन। ये ऊपर बताया गया था अभी, ठीक है? अब द अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट। उसके पास यही सब पावर है सिविल कोर्ट के समन देना, एग्जामिन ऑन द विटनेस, ओथ ओथ दिलवाना, समनिंग करना, ये सब उसकी जो जैसे सिविल प्रोसीजर की पावर है, वो ही उसके अथॉरिटी के पास पावर दी गई हैं, ठीक है? 46 में क्या बताया गया है दोस्तों? 46 में क्या बताया गया है दोस्तों? 46 में क्या बताया गया है? 46 में ये बताया गया है द अथॉरिटी हैज़ द पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर एंड डायरेक्शन एंड इम्पोज एनी पेनल्टी। उसके पास कोई सारी पावर है कि वो किसी को भी वो दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, पेनल्टी इम्पोज करा सकता है, इम्प्रिजनमेंट का भी जेल की सज़ा भी सुना सकता है, सब कुछ सुना सकता है। ये उसके सारे प्रोमिनेंट फीचर्स दिए गए हैं दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर्स मैंने आपको पढ़ा दिए, पेनल्टी भी बता दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। पेनल्टी क्या है रेरा के अंदर? एंड कोई प्रमोटर से अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो वो उसको कितनी पेनल्टी लग सकती है? 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नॉट कंप्लाइंग विद सच ऑर्डर्स। और कोई ऑर्डर नहीं माना या उसने कोई प्रायर अप्रूव रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट उसकी क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। और दूसरी पेनल्टी क्या है कि उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के कारण और कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन का धोखा किया है, तो वो 5% तक लग सकती है एस्टिमेटेड कॉस्ट की। कितनी लग सकती है? 5% तक। पहले 10%, इस वाले सेक्शन में 10% लग सकती है, और यहाँ पे कितनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में कितनी लग सकती है? 5% तक लग सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों? ये सब इसमें बताया गया है, आप पढ़ना। ये मोटा मोटा मैंने आपको इसके सारे फीचर्स बता दिए हैं। अब ये इसमें हमने बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा है कि ये रेजिडेंशियल पे भी लगता है, कमर्शियल पे भी लगता है, और 500 स्क्वायर मीटर वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, और इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है 500। ये वही हैं जो अभी सारे पढ़े थे ना प्रोमिनेंट फीचर्स, ये उन्हीं के बारे में बात करता है दोस्तों। अब बेनिफिट, क्वेश्चन आ सकता है कि बेनिफिट क्या मिल रहा है भाई रेरा से? द प्रमोटर हैज़ टू रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। 5 साल के अंदर उसको भी एक विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर का, मतलब घटिया क्वालिटी का अगर कोई माल लगा देता है, तो वो ही लायबल होगा। बायर्स को बार बार अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये किसको बेनिफिट मिला है? अलॉटिस को मिला है, बायर को मिला है। सही बात है कि नहीं? उसको डिले के लिए इंटरेस्ट मिलेगा,
ये भी किसको मिला है, बायर को मिला है। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि अगर प्रमोटर्स अगर कोई डिले कर देता है तो उसको रिफंड इंटाइटल है, रिफंड के लिए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, अब ये बताया कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे भी लग सकता है ये। और कारपेट एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो कारपेट एरिया क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। जैसे पहले क्या होता था कि अलग मेजरमेंट के हिसाब से पैसे लिए जाते थे। अब कारपेट एरिया डिफाइन किया है किस हिसाब से, कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। कारपेट एरिया मतलब वो एरिया होता है जिसके अंदर सारी दीवारें आती हैं एंड सब कुछ आता है, पर इसके अंदर क्या नहीं आता, एक्सटर्नल वॉल्स नहीं आती। क्या नहीं आता, एक्सटर्नल वॉल्स नहीं आती। बालकनी का एरिया नहीं आता, वो क्या होता है, कारपेट एरिया होता है। उससे क्या होता है कि उससे, अब पहले वो बालकनी का एरिया भी चार्ज करते थे, अब सिर्फ कारपेट एरिया के हिसाब से फैसला होगा दोस्तों। अब यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर, मतलब पहले इतने धोखाधड़ी हो रहे थे कि बायर ने खरीदना बंद कर दिया, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये सारे फीचर्स लाए गए हैं। 70% जो अमाउंट हमने पढ़ लिया है वो हमने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। 70% अमाउंट ये अभी हमने पढ़ ही लिया है। ये वही सारे फ़ायदे हैं जो मैंने ऊपर पढ़ा दिए थे आपको। अब डेफिनेशंस पे आ जाएं हम, तो डेफिनेशन में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन देख लेना, ओरल एडवर्टाइजमेंट और रिटन एडवर्टाइजमेंट, ये सारे तरह के एडवर्टाइजमेंट इसमें दिए गए हैं। और एजुकेटिंग ऑफिसर का मतलब होता है कि, अब उसमें ऑफिसर वो देख लेना आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, एग्जाम्पल पढ़ लेना आप नीचे। अलॉटीज कौन होता है, एग्रीमेंट फॉर सेल का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन इनटू पार्टी, प्रमोटर्स और अलॉटीज, उनके बीच में जिस एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट, उसको एग्रीमेंट फॉर सेल बोला जाएगा, ठीक है। अलॉटीज, अलॉटीज मैंने बता दिया, वही अलॉटी कौन होता है, जो खरीदता है, ठीक है। पर अलॉटीज की डेफिनेशन में वो नहीं आता जो रेंट पे लेता है, वो नहीं आता जो प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना यहाँ पे। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपार्टमेंट की डेफिनेशन बताइए, कोई चैम्बर है, डवेलिंग है, यूनिट है, फ्लैट है, ऑफिस है, शोरूम है, शॉप है, गोडाउन है, प्रीमाइसेस है, सूट है, ये सब सारे क्या हैं, अपार्टमेंट का बोला था ना अपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये सब है, आप एग्जाम्पल पढ़ लेना। यहाँ पे सबसे मैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताता हूँ, कारपेट एरिया। अब भाई जिस बेसिस पे पैसे चार्ज होने वाले हैं ना, वो है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का मतलब क्या होता है, कारपेट एरिया का मतलब ये होता है कि द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ द अपार्टमेंट, एक्सक्लूड मतलब नेट यूजेबल, क्या उसमें एक्सक्लूड क्या करना है हमको, एक्सटर्नल वॉल्स, जितनी बाहर की दीवारें उनका एरिया नहीं लेना है। अंडर सर्विस शाफ्ट ये भी एक्सक्लूड करना है, बालकनी बरामदा एक्सक्लूड कर देना है, और ओपन टेरेस एरिया भी नहीं लेना है। बट इंक्लूड द इंटरनल पार्टीशन वॉल ऑफ द, इंटरनल पार्टी मतलब अंदर की जो दीवार है ना उनको इंक्लूड करना है, बाहर की जो दीवार है उनको इंक्लूड नहीं करना, पर अंदर की जो दीवार है उन सबको इंक्लूड करना है। यही एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छी तरह पढ़ के जाओ, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो आप समझ गए होंगे। कारपेट एरिया मतलब अंदर बाहर की जो दीवारें उनको एक्सक्लूड करना है, बालकनी बरामदा टेरेस एरिया ये सब नहीं लेना है कारपेट एरिया निकालने के लिए। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द बिल्डिंग परमिट, कंस्ट्रक्ट परमिट मतलब उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए जो परमिशन दी जाती है उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से मिलती है, ज़्यादातर म्यूनसिपल अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी से। कॉमन एरिया का क्या मतलब होता है, जैसे एक बिल्डिंग्स में कॉमन एरिया होता है ना, पार्किंग हो गई, टेरेस एरिया हो गया, ऊपर की छत, ये पार्क्स हो गए, ये क्या है, सब जो कॉमन सारे अलॉटीज यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, कॉमन एरिया है। सारे अलॉटीज यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, कॉमन एरिया है। सारे प्रोमिनेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बाद सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 3 में ये होता है कि प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें ये बताया गया है कि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उससे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा रियल एस्टेट अथॉरिटी के साथ। इसमें यही, इस सेक्शन में यही बताया गया है कि हम उसके बिना
रजिस्ट्रेशन के बिना ना हम कोई मार्केट कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें यही बताया है जो कि मैंने प्रोमिनेंट फीचर्स में बता दिया गया था। हमें कितने ही दिन के अंदर जैसे कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इस कमेंसमेंट डेट से पहले, तो उसके कितने मंथ के अंदर हमें जैसे 2013 में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला है, तो हमको 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट रजिस्ट्रेशन करवा लेने की ज़रूरत है। ठीक है, इस सेक्शन में ये बताया है कि हम कुछ नहीं कर सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन। इस सेक्शन में यही बताया गया है कि किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो ऐसा जो एरिया डेवलप हो रहा है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं है, और अपार्टमेंट हैं उसकी जो यूनिट्स हैं वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इंक्लूसिव ऑल फेसेस, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जैसे कि 2013 में मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और 2015 में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, और ये एक्ट कब आया है 2016 में, तो मुझे इस रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम हो चुका है। और जो एक्ट, और अगर मैं सिर्फ रिपेयर कर रहा हूँ, रिनोवेशन कर रहा हूँ, और जिसमें मार्केटिंग और सेलिंग और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके अंदर भी हमको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए, 3 केसेस में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही सेक्शन 3 खत्म होता है। फिर स्टार्ट होता है सेक्शन 4, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। फिर जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ गई कि मतलब हमारा 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, या फिर 8 यूनिट से ज़्यादा हैं हमारे अपार्टमेंट्स में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा, अथॉरिटी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, अथॉरिटी का, विद इन सच टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, जैसे भी हमको फिर सेक्शन ये कब कहाँ बताया गया है, सेक्शन 4 में बताया गया है। सेक्शन 4 में बताया है कि हमें क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन दे देंगे, फिर उसके बाद हमें अप्रूवल मिल जाएगा। तो हमें एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत है, ये सारे दिए गए हैं कि नेम बताना है, प्रोजेक्ट का एड्रेस बताना है, ये सारी चीज़ें, सैंक्शन प्लान बताना है, लेआउट प्लान बताना है, इसका को कंप्लीट, और कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या बना रहे हैं हम इसमें, रेजिडेंशियल बना रहे हैं, कमर्शियल बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ एरियाज़ कितने बना रहे हैं, इसमें यही बताया गया कि इसका 70% जो अमाउंट है, अभी हमने प्रोमिनेंट फीचर में पढ़ा था ना, कि वो हमें क्या करना है, डेजिग्नेटेड अकाउंट में रख देना है। और इसी सेक्शन में सेक्शन 4 में हमें बताया गया, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द प्रोमोटर शैल विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द सेपरेट अकाउंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन प्रपोर्शन टू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो उसमें 70% अमाउंट जमा किया कि उसके प्रपोर्शन में जितना कंप्लीट हो गया उसको विथड्रॉ कर सकता है कौन, प्रमोटर्स। ठीक है, ये सब हमें बता दिया गया है दोस्तों। और इसकी ये भी बताया, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द प्रमोटर शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड विद इन 6 मंथ आफ्टर। ये ये किससे करवाएगा, चार्टेड अकाउंटेंट से। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम सीए कर रहे हैं ना, हम क्यों कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चार्टेड अकाउंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होगी 2020 में, तो उसके 6 मंथ के बाद हमें, मार्च 2020 में एंड होगी, तो उस मार्च 2020 के 6 मंथ के अंदर ही अंदर हमें ऑडिट करवा लेनी है अपने सारे रिकॉर्ड्स की। ठीक है, ये सब हमें ये इसमें सेक्शन 4 में बताया गया है, और ये आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 5 पे, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब हम पहले तो मैं ये देखना है कि हम सेक्शन 3 में बताया कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, फिर एलिजिबल हो जाएंगे तो हम सेक्शन 4 में एप्लीकेशन देंगे। सेक्शन 5 में हमको क्या मिलेगा, हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन हमें रेरा अथॉरिटी बता देगी अगर हमारा उस प्रोजेक्ट कम अप्रूव हो गया है, क्या हो गया है, अप्रूव हो गया है, तो हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, जिस पे हमें वहाँ पे वेब पेज बताना है। जैसे मैंने प्रोविनेंट फीचर में ये वाला पॉइंट दिया गया था, प्रोविनेंट फीचर्स कुछ नहीं है, समरी है इसकी। तो अगर रिजेक्ट हो गया है तो उसका रीजन इन राइटिंग में अथॉरिटी को, प्रमोटर्स को देना पड़ेगा। हावर नो एप्लीकेशन सर्विस अनलेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जस्ट नेचुरल जस्टिस देना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देना ही पड़ेगा। इफ़ अथॉरिटी फेल टू, मतलब उस अथॉरिटी को फेल हो गई वो 30 डेज में, ना उसने रिजेक्ट किया ना अप्रूव किया गया, ये सेकंड पॉइंट में बताया गया है, तो ये विद इन एंड ऑफ द एक्सपायरी पीरियड, मतलब 30 पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से एक्सपायर हो जाएंगे। उसके 7 दिन के अंदर अंदर
ये डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा, क्या मान लाएगा, और उसको 7 दिन के अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रमोटर्स को देने, ये डीम अप्रूवल मान लिया जाएगा। डीम्ड टू बी हैव बीन रजिस्टर्ड, डीम्ड टू बी हैव बीन रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है सेक्शन 5 का, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर दिस शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड डिस्क्राइब बाय द प्रमोटर, मतलब प्रमोटर्स ने जितने पीरियड के लिए भी ये एप्लीकेशन दिया था वो रजिस्ट्रेशन उसी पीरियड तक के लिए वैलिड होगा। ये बताया गया एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं किया, उसने 5 साल के लिए, सपोज करो उसने 5 साल के लिए एप्लीकेशन बोला था कि मैं 5 साल के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, तो ये लाइसेंस 5 साल तक के लिए वैलिड होगा। ठीक है, फिर 5 साल के बाद अगर वो उसको कितने दिन तक एक्सटेंड कर सकती है अथॉरिटी ऑन अ रीजनेबल कॉस्ट, 1 साल के अंदर। कब तक? 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती। मतलब 5 साल है तो उसको 6 साल तक कर देगी, 6 से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं करेगी, ये बता दिया गया है। चलो दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमने पढ़ लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? मे ऑन द रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट और सुओ मोटो, जैसे हमें रजिस्ट्रेशन को किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो अगर वो कंप्लेंट सही पाई गई तो रेरा अथॉरिटी हमारे रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर देगा, और वो तो उस डेट से इनवैलिड माना जाएगा रजिस्ट्रेशन। क्या माना जाएगा? इनवैलिड। इसको पढ़ते हैं, स्टेट दैट द अथॉरिटी में ऑन द रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट और सुओ मोटो इन हिज बिहाफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी रिवोक द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 5 आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड द प्रमोटर मेक द डिफॉल्ट इन डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड बाय द, उसने डिफॉल्ट कर दिया है, वायलेट कर दिया कोई भी कंडीशन के लिए, कोई भी कंडीशन गई तो कंडीशन वायलेट कर दी, तो प्रमोटर इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, उसने कुछ धोखाधड़ी कर दी है, में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, तो उसका क्या कर दिया जाएगा? प्रमोटर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस कर रहा है, धोखेधड़ी की वो क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। ये सारे अगर रीजन पाए गए तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा? थैंक यू सो मच। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, सब इम्पोर्टेंट है। समरी बता दिया आपको। थैंक यू सो मच।